बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 8 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पार्ट 6 जो नोमेनक्लेचर का है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उस पर वीडियो मैं आगे बनाऊँगा, अभी नहीं बनाऊँगा, चैप्टर के लास्ट में बनाऊँगा। ये आपके जो नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ठीक है, इसके ऊपर वीडियो आगे बनेगी। और वो जो वीडियो बनेगी उसमें सेल्फ असेसमेंट भी आएगा, इसकी एग्जांपल्स भी आएंगी, और आपके चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर पहला क्वेश्चन है नोमेनक्लेचर का ही, वो भी उस एक वीडियो में ही कवर होगा, या हो सकता है 2 वीडियोस में बने। बहरहाल ये बनेगा एंड में। एक बात तो ये, दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं, आप अगर ई कैट एस्पायरेंट हैं या आप एम डी कैट एस्पायरेंट हैं और आपको लगता है कि इस बुक के अंदर जो IUPAC नोमेनक्लेचर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हवाले से जो मटेरियल इस बुक में दिया हुआ है, आप उससे MD कैट टेस्ट जो है वो क्वालिफ़ाई कर लेंगे, पास कर लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है, ठीक है, ये आपकी गलत फहमी है। आसान लफ्ज़ों में आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। जो मटेरियल इन्होंने दे रखा है, जो नोमेनक्लेचर्स दे रखे हैं, जितना पढ़ाया इस बुक में गया है, वो आपके लिए 10% भी नहीं है। अगर आप MD कैट एस्पायरेंट हैं या ई कैट एस्पायरेंट हैं, आपके दिमाग के फ्यूज़ उड़ जाएंगे जब आप जो है ना ई कैट के टेस्ट में बैठेंगे या MD कैट के टेस्ट में बैठेंगे और आप देखेंगे वहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जब आएंगे, आप बोलेंगे यार ये क्या मुसीबत दे दी, ये तो हमने अपनी टेक्स्ट बुक में कहीं भी नहीं पढ़ा। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे बताइए, इन 2 वीडियोस के अलावा जो 2 वीडियोस मैं बनाऊंगा, नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो 2 वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक का मटेरियल कवर करूंगा, अगर आप मुझे कहेंगे, कमेंट्स में बोलेंगे नहीं सर उनके अलावा आप हमें जो है वो MD कैट टेस्ट और ई कैट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इजाफी जो है वो नॉलेज दें नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो फिर मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप लोगों के कहने पर, ठीक है। वरना सिलेबस के मुताबिक तो जितना मटेरियल है उसके ऊपर वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था केमिस्ट्री ऑफ सम इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पेज नंबर 46 से 4 जो है हमने इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसमें देखे थे, जिसमें से पहला पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हम क्रोमियम को और क्रोमियम के कंपाउंड को, केमिस्ट्री ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट को। अब जो है मैंगनीज़ है और उसका कंपाउंड है पोटेशियम पर मैंगनेट, और आयरन है, और आयरन की एलॉयज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से, आयरन को एलॉय पॉइंट ऑफ व्यू से स्टील की टाइप्स और उसकी एप्लीकेशन है। और चौथा और आखिरी ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको हम डिस्कस करेंगे, जिस पे ज़्यादा मटेरियल है, वो कॉपर है, ठीक है। कॉपर की मेटलर्जी है, बेसिमराइजेशन, कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है, ठीक है, ये सब कुछ है। तो इस तरह से 4 ये ट्रांजिशन मेटल जो है वो फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम MCQs करेंगे, नहीं बल्कि MCQs नहीं करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो करेंगे, ठीक है भाई। वो करने के बाद फिर हम इंशाअल्लाह इसके बाकी मानदा जो सेल्फ असेसमेंट हैं उनको भी देखेंगे एक ही वीडियो के अंदर, और MCQs भी देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखेंगे। फिर हम चलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ, चैप्टर नंबर 3 की तरफ। ये पहले ही मैं बता दिया है ताकि आप लोगों को पता रहे कि क्या हम कर चुके और हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे ट्रांजिशन मेटल मैंगनीज़ को जो है वो देख लेते हैं हम। पार्ट 8 मैंगनीज़, मैंगनीज़, ठीक है भाई। इसका इंट्रोडक्शन देख लें पहले आप। इंट्रोडक्शन इसका देख लें। अच्छा, ये पार्ट 8 है, सॉरी,
पार्ट 6 मैंने लिख दिया, पार्ट 8 है। पार्ट 6 तो होगा, वो नॉमेनक्लेचर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो पार्ट 6 है, वो मैंने छुड़वा दिया था, ठीक है। तो पार्ट 6 के नाम से ही वो आएगा आगे जब बनाऊंगा मैं, ठीक है। ये तो पार्ट 8 है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले इसका कलर कैसा होता है, मैंगनीज का ग्रेइश वाइट होता है, नोट करते रहिए, ग्रेइश वाइट इसका कलर होता है। ये हार्ड होता है मैंगनीज जो है, ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरा, मतलब इसका टेक्सचर जो है वो प्लेन नहीं होगा बल्कि रफ इसका टेक्सचर होगा। और ये मेटल है, ठीक है भाई। और क्या है, अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर हम बात करें, अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारी ये जो अर्थ है, ठीक है, इसकी मुख्तलिफ़ लेयर्स हैं। जो सबसे पहले वाली ऊपर वाली लेयर जो है जिसमें मट्टी है, चट्टाने हैं, पत्थर हैं, ये वाली जो लेयर है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, इसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं। इसके अंदर ही सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। तो मैंगनीज़ भी इसके अंदर मौजूद है, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही, ज़मीन के अंदर खुदाई करेंगे, ठीक है, तो वहाँ से मिलेगा ये मैंगनीज़ आपको। तो वहाँ पर कितना है ये, बाकी दूसरे एलिमेंट भी हैं, 12th नंबर है इसका, 12th मोस्ट अबंडेंट मेटल, यानी कि इसकी दर्जाबंदी की जाए अगर, ठीक है, तो 12वें नंबर पे मैंगनीज का नाम आता है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इस अर्थ क्रस्ट के अंदर ये मैंगनीज है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप देख लें, एक से ज़्यादा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं पिछली वीडियोस में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं हम। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो, अगर पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर देखें, पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर यहाँ पर भी मैंगनीज़ मौजूद है, और जो है मैंगनीज़ ऑक्साइड के अंदर यहाँ भी मैंगनीज़ मौजूद है, और मैंगनीज़ क्लोराइड के अंदर यहाँ भी मैंगनीज़ मौजूद है। लेकिन इन तीनों कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं मैंगनीज़ की। पोटेशियम पर मैग्नेट जो है इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है, +7। मैंगनीज़ ऑक्साइड के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, और +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज़ क्लोराइड के अंदर, नोट कर लीजिए, ठीक है भाई। अब इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। रिएक्शंस, तो इसके रिएक्शंस अगर हम देखें तो आपकी बुक के अंदर ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन दिखाया है, क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन दिखाया है, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन दिखाया है। पहले ऑक्सीजन के साथ देख लेते हैं। 3 मोल जो है वो मैंगनीज़ के रिएक्ट करेंगे 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो उसके नतीजे में मैंगनीज़ ऑक्साइड बनेगा, MN3O4, मैंगनीज़ ऑक्साइड, ठीक है। और अगर मैंगनीज़ जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है तो 1 मोल आपको चाहिए मैंगनीज़ का, क्लोरीन का भी 1 ही मोल चलेगा, और उसके नतीजे में बनेगा मैंगनीज़ क्लोराइड, ठीक है। और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है तो यहाँ भी 1 मोल चाहिए मैंगनीज़ का, सल्फ्यूरिक एसिड का भी आपको 1 ही मोल चाहिए, और उसके नतीजे में बनेगा मैंगनीज़ सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है भाई। ये 3 रिएक्शंस आपकी बुक में दिए हुए और ये मैंने लिख दिए हैं। आगे क्या है, आगे यूजेस हैं मैंगनीज़ के, वो भी आप नोट कर लीजिए। यूजेस, मैंगनीज़ के यूजेस, मैंगनीज़ का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी चीज़ों की तैयारी में, बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन में। जैसे कौन कौन सी चीज़ों की प्रोडक्शन में, स्टील की प्रोडक्शन में मैंगनीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, एलॉयज़ की प्रोडक्शन में मैंगनीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, बैटरीज़ की तैयारी में मैंगनीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेरामिक्स जो बर्तन होते हैं, सेरामिक्स जिनको आप चीनी के बर्तन कहते हैं ना, तो और इसके अलावा भी सेरामिक्स का इस्तेमाल होता है। ये ख़ास किस्म की मिट्टी होती है जो बनती है, जिससे आपके ये बाथरूम के
वॉश बेसन्स, कमोड वगैरह बनते हैं ना, वो सेरामिक्स इससे बनते हैं। तो इसकी तैयारी में मैंगनीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। गिलासेस, शीशे की तैयारी में मैंगनीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, एट्सेट्रा। इसके अलावा मैंगनीज़ का यूज़ जो है वो न्यूट्रिएंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है, ग़िज़ाइयत पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपकी डाइट का भी हिस्सा है ये मैंगनीज़। ठीक है, इसके अलावा मैंगनीज़ जो है वो मेटाबॉलिज़्म में अपना किरदार अदा करता है। मेटाबॉलिज़्म क्या है? लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज़्म कहा जाता है। तो इसमें मैंगनीज़ का बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, बोन्स की डेवलपमेंट में, आपकी जो हड्डियाँ, बच्चों के अंदर जो बोन्स की डेवलपमेंट होती है उसमें मैंगनीज़ का बहुत बड़ा किरदार है। ठीक है, एंजाइम्स जो आपकी बॉडी के अंदर फंक्शन करते हैं उनमें भी मैंगनीज़ का बहुत बड़ा किरदार है। एंजाइम्स की मिसाल ऐसी है जैसे केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की होती है कि कैटलिस्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन में अपना किरदार अदा करता है कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए। बिल्कुल इसी तरह एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर जो है ये भी आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं लाखों करोड़ों किस्मों के, तो वो एंजाइम्स की मदद से होते हैं। तो एंजाइम्स प्रॉपर अपना फंक्शन करें आपकी बॉडी के अंदर तो मैंगनीज़ ज़रूरी है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है भाई, अब ये तो बात मैंगनीज़ की हो गई बहैसियत एलिमेंट के। अब मैंगनीज़ के जो कंपाउंड है पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी बात कर लेते हैं। कंपाउंड ऑफ मैंगनीज़ कौन से कंपाउंड हैं? 3 तो मैंने यहाँ लिखे थे, लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड दिया गया है वो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये दिया गया है KMnO4। इसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री के बारे में बात करें कि ये पोटेशियम परमैंगनेट सबसे पहले है क्या? ये जो है डीप पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड है। डीप पर्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड है, गहरा पर्पल कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है भाई, और क्या है इसके अंदर? कमर्शियल प्रिपरेशन। जब कमर्शियल प्रिपरेशन की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मतलब बड़े पैमाने पे इसकी तैयारी पोटेशियम परमैंगनेट की। कहाँ पर? फैक्ट्रीज़ वगैरह में। ठीक है भाई, तो ये अगर आपको तैयार करना है तो इसके लिए फिर आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए सॉल्यूशन की शक्ल में, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है पानी में मिक्स हुआ हुआ हो। दूसरी जो चीज़ चाहिए आपको, मैंगनीज़ ऑक्साइड चाहिए। मैंगनीज़ ऑक्साइड चाहिए, ठीक है, पाउडर की शक्ल में, पाउडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और तीसरी जो चीज़ चाहिए वो आपको पोटेशियम क्लोरेट चाहिए। पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से अपना किरदार अदा करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हैसियत से पोटेशियम क्लोरेट अपना किरदार अदा करेगा। तो आप बड़े पैमाने पर फैक्ट्रीज़ में इसकी तैयारी करना चाहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की, तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की शक्ल में, मैंगनीज ऑक्साइड पाउडर्ड हुआ, और पोटेशियम क्लोरेट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है भाई, हाईली सॉल्यूबल है पानी के अंदर, ये हाईली सॉल्यूबल है ये पानी के अंदर, और पानी में डिज़ोल्व होने के बाद ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है, हालांकि ख़ुद डीप पर्पल कलर का होता है, लेकिन पानी में मिक्स होने के बाद ये पिंक सॉल्यूशन जो है वो बनता है। पिंक सॉल्यूशन जो है ये बनता है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है भाई, तीनों किस्मों के सॉल्यूशन में ये काम करता है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, या
न्यूट्रल सोल्यूशन है। मिसाल के तौर पर एक बीकर के अंदर आपने पानी लेके उसमें एसिड मिक्स कर दिया है, उसमें आपने पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, तो यहाँ पर भी पोटेशियम परमैंगनेट काम करेगा। दूसरे बीकर में आपने पानी लिया है और उसमें कोई बेस आपने मिक्स कर दिया है, उसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो बेसिक मीडियम में भी काम अपना करेगा। और अगर न्यूट्रल कोई चीज़ है, जैसे कि सिर्फ पानी है, बीकर लिया है आपने, उसमें सिर्फ पानी लिया है, पानी न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, इसमें अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो यहाँ भी ये काम करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये वर्क्स इन किन में, एसिडिक मीडियम में भी ये काम करता है, एसिडिक मीडियम में भी ये काम करता है, बेसिक मीडियम में भी ये काम करता है, और न्यूट्रल मीडियम में भी ये काम करता है। नोट कर लीजिए। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके रिएक्शंस देख लेते हैं इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से कि एसिडिक मीडियम में ये कैसे रिएक्ट करेगा, बेसिक मीडियम में ये कैसे रिएक्ट करेगा, और न्यूट्रल मीडियम में ये कैसे रिएक्ट करेगा। केमिकल रिएक्शंस नोट कर लीजिए। इसके रिएक्शंस अगर एसिडिक मीडियम है तो वहाँ पर ये कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले ये बात जहन में रखिए कि पोटेशियम परमैंगनेट को जब आप पानी में डालेंगे तो पानी में ये आयनाइज हो जाएगा। कैसा होगा, ये पोटेशियम अलग हो जाएगा, मैंगनीज आयन अलग हो जाएंगे। इस तरह से पोटेशियम आयन अलग हो गया और मैंगनीज आयन अलग हो गया। तो ये बात जहन में रखिए कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ सिर्फ, तो समझ जाइए कि पोटेशियम परमैंगनेट को आप पानी में डाल चुके और पानी के अंदर ये आयंस परमैंगनेट आयंस कहलाते हैं, ये मौजूद हैं। ठीक है, तो ये रिएक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप जो है पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालेंगे, वो पानी जिसमें आपने पहले ही एसिड मिलाया हुआ है, तो ये परमैंगनेट आयन जो है ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, ये परमैंगनेट आयन जो है वो 8 जो है वो हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करेंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करके ये क्या बन जाएंगे, ये मैंगनीज आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंगनीज आयन और 4H2O 4 जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। यानी कि अब जाके आपको जो है वो इन परमैंगनेट आयन से मैंगनीज आयन अब मिलेंगे। ये बात जहन में रखिएगा आप अपने। ठीक है, इसी तरह अगर आप जो है वो बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में इसको डालते हैं, ठीक है, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में आप इसको डालते हैं, तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम के अंदर इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया था। 5 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया था किसने, इसने, परमैंगनेट आयन ने। कब, जब आप एसिडिक मीडियम में आपने डाला था। बेसिक मीडियम के अंदर जो है वो क्या होगा, बेसिक मीडियम के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा बेसिक मीडियम के अंदर। ठीक है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल भी चाहिए और ये परमैंगनेट आयन जो है ये रिएक्ट करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट करेगा, उसके नतीजे में मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो बनेगा, मैंगनीज ऑक्साइड बनेगा और 4 हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो बनेंगे। तो ये दोनों किस्म के केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दिए। बेसिक और न्यूट्रल मीडियम के अंदर भी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है भाई, अब इसके रिएक्शंस जो हैं वो कुछ और भी रिएक्शंस हैं इसके अलावा। सॉल्ट्स जो हैं, कुछ सॉल्ट्स के साथ भी इसका रिएक्शन आप देख लीजिए। मतलब आपने एक बीकर लिया है, उसमें पानी डाला है और सॉल्ट को ही आपने ऐड कर दिया। जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड आपके जहन में सिर्फ आता है, ऐसी बात नहीं है। सोडियम क्लोराइड ही सिर्फ सॉल्ट नहीं है, बल्कि हज़ारों किस्मों के सॉल्ट हैं। तो यहाँ पर रिएक्शंस में सॉल्टी सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं इसको डालता हूँ तो यहाँ पर इसको पहले मैं लिखूँ रिएक्शंस विद 2 सॉल्ट्स के नाम लिख रहा हूँ, फेरस सल्फेट
फेरस सल्फेट और दूसरा जो सॉल्ट है वो मोर्स सॉल्ट है, मोर्स सॉल्ट। ठीक है भाई। तो यहाँ पर यही परमैंगनेट आयन जो है ये रिएक्ट करेंगे, 5 आयंस होंगे आयरन के, उनके साथ ये रिएक्ट करेंगे और 8 जो है वो हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी भी ज़रूरी है। मतलब 8 हाइड्रोजन आयन और 5 आयरन के आयन और एक जो है वो परमैंगनेट आयन जो है ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तब जाके मैंगनीज आयन जो है वो बनेंगे और 5 जो है वो आयरन के आयन भी बनेंगे और 4 जो है वो H2O के मॉलिक्यूल भी बनेंगे। लेकिन ये जो आयरन के आयन बनेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। ये जो रिएक्ट किए इन आयंस ने, जिन्होंने रिएक्ट किया था इसके साथ, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, फेरस सल्फेट जो है ये भी ये वाले आयंस देगा और मोर्स सॉल्ट जो है वो भी यही वाले आयंस देगा। इसीलिए ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये इन दोनों के लिए है, फेरस सल्फेट के लिए भी और मोर्स सॉल्ट के लिए भी। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड के साथ भी ये रिएक्ट करता है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ भी, ऑक्जेलिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है। तो इसके लिए 2 मोल आपको चाहिए परमैंगनेट आयन के। ठीक है। वो ये जो 5 मोल आ रहे हैं, 5 मोल आ रहे हैं आपके पास, ये आ रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड से, C2O4-2। इस आयन का मुझे अभी नाम याद नहीं है वरना मैं आपको ज़रूर बताता। C2O4-2 अगर किसी को पता है तो कमेंट में बता दें, मुझे भी पता लग जाएगा। ठीक है। और 16 जो है वो हाइड्रोजन के आयंस चाहिए। तो 16 हाइड्रोजन के आयंस चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड ये वाले आयंस देगा। परमैंगनेट आयंस जो हैं आपने डाले हुए हैं उस सॉल्यूशन के अंदर और उसके नतीजे में 2 मोल जो है वो मैग्नेट आयन के बनेंगे, 10 मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और 8 मोल जो है वो वाटर के बनेंगे। ठीक है भाई, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है भाई। अब इसके यूजेस की तरफ चलते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर इसके यूजेस हैं। ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ठीक है भाई। तो इस हैसियत से इसका यूज़ होगा किसमें, वाटर ट्रीटमेंट में, पानी की सफाई में, वाटर ट्रीटमेंट। क्योंकि जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं ना, वो बात आप याद रखिएगा कि पानी के अंदर जितने बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स उन बैक्टीरियाज को मार देते हैं। समझ में आ रही है बात आपको। जैसे क्लोरीन है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसी तरह ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पानी की सफाई, वाटर ट्रीटमेंट मतलब पानी की सफाई, फॉर प्यूरिफिकेशन, फॉर प्यूरिफिकेशन, साफ करने के लिए पानी को, एंड डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन और जरासीम से पाक करने के लिए पानी को। ठीक है भाई। इसके अलावा ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मतलब ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी में भी पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लेबॉर्ट्री में, आपकी लेबॉर्ट्री में भी ये मौजूद होता है। बहुत सारे लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, बहुत सारे लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनके अंदर भी पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो आपका तीसरे नंबर का जो ट्रांजिशन मेटल है आयरन, उसको भी देख लेते हैं। छोटा सा ये है, फिर अगली वीडियो में फिर कॉपर को देखेंगे। कॉपर पे बड़ी वीडियो बनेगी। आयरन तीसरे नंबर का ये ट्रांजिशन मेटल जो है वो आ गया।
आयरन। तो इंट्रोडक्शन इसका, फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ये अर्थ क्रस्ट के अंदर। वो 12वें नंबर था मैंगनीज का, ये चौथे नंबर पे है। मतलब ये मैंगनीज से ज़्यादा मिकदार में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। फोर्थ मोस्ट अबंडेंट मेटल है इसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर। बहुत ज़्यादा ये वैल्यूएबल है, आपको पता ही है, आयरन से सभी वाकिफ़ हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तामीरात का काम होता है तो आयरन की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर बन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। जगह जगह जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है आयरन का। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आयरन। किसका? आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसका जो पिगमेंट है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसका ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, पार्ट है, हिस्सा है आयरन। किसका? हीमोग्लोबिन का। ठीक है, इसके रिएक्शंस जो हैं वो भी देख लीजिए आप, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है इसके हवाले से। ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करता है ये आयरन। ऑक्सीजन कहाँ है? आपके एनवायरनमेंट में मौजूद है। ठीक है, और उसके नतीजे में क्या बनता है? ऑक्साइड एक फिल्म बनती है। ऑक्साइड एक फिल्म जो है वो बन जाती है किसके ऊपर? ऑन आयरन सरफेस, आयरन की सरफेस के ऊपर। और ये ऑक्साइड जो फिल्म है असल में ये रस्ट है, जंग है, जिसको हम जानते हैं ना जंग, उसकी एक लेयर बन जाती है ये जंग, असल में इसको हम ऑक्साइड फिल्म कहते हैं। ठीक है, ये बन जाती है। इसका केमिकल रिएक्शन भी देख लें। 4 मोल आयरन के रिएक्ट करेंगे 3 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो उसके नतीजे में ये जंग का केमिकल फार्मूला आ गया, रस्ट का, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है भाई, इसका केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन भी आ गई आपके सामने। एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ अगर इसको रिएक्ट कराएं आप, ठीक है, 3 क्लोरीन के मोल हैं यहाँ पर। एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में क्लोरीन गैस के साथ अगर आयरन को रिएक्ट कराएं तो इससे फेरिक क्लोराइड बनता है 2FeCl3। ये क्या है? फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। ठीक है भाई। अच्छा, और इसके यूजेस लिखे हैं आयरन के, वो भी लिख देता हूँ। यूजेस ऑफ आयरन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, ये बता चुका हूँ। कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल हो रहा है, बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स। इसके अलावा टूल्स जो हैं वो बनाने में इस्तेमाल होता है आयरन। वेपन्स, हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है आयरन का। अप्लायंसेस, आपकी घर में जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं, होम अप्लायंसेस, उनमें आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। रेल ट्रैक्स, रेल की पटरियाँ जो है वो आयरन से बनाई जाती हैं। ट्रेनें जो हैं वो आयरन से बनाई जाती हैं। ऑटोमोबाइल्स, जो आपकी गाड़ियाँ हैं, ऑटोमोबाइल्स जो आपकी गाड़ियाँ हैं, कारें वगैरह, ट्रक, ये सब भी जो है वो किससे बनाए जाते हैं? आयरन से। स्टील की तरफ चलें। स्टील क्या है? एलॉय ऑफ आयरन, एलॉय ऑफ आयरन। ठीक है, ये आयरन का एलॉय है स्टील। इसकी टाइप्स हैं,
तो इसके टाइप्स भी आप देख लीजिए और उसके यूजेस भी आप देख लीजिए। 4 टाइप्स जो हैं आपकी बुक में यहाँ पर दी हुई हैं। पहले है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील जो है इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? कंस्ट्रक्शन टूल, कंस्ट्रक्शन टूल्स, ठीक है, मशीनरी, पाइप्स, ट्यूब्स, ऑटोमोटिव, यानी कि ऑटोमोटिव से मतलब वो सारी चीज़ें हैं जो ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होती हैं, एट्सेट्रा। तो इन सारी जगहों पे जो स्टील इस्तेमाल होता है, नोट कर लीजिए, वो कार्बन स्टील कहलाता है। बेसिकली कार्बन से स्टील बनता कैसे है ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्टील जो है इसमें एक तो आयरन है, दूसरा कार्बन है। तो आयरन और कार्बन को आप मिक्स करेंगे और कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं, कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं। तो आयरन, कार्बन और अदर एलिमेंट्स को आप मिलाएंगे तो क्या होगा? वैरायटी बनेगी स्टील की, जिसमें से एक वैरायटी अभी आपने सुना है, ये कार्बन स्टील। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा स्टील कौन सा है? दूसरा स्टील है हमारे पास स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? किचन अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, आपके किचन के अंदर जो बहुत सारी बिजली से बनने वाली चीज़ें, या इसके अलावा भी किचन के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनमें स्टील का इस्तेमाल होता है। तो वो कौन सा स्टील है? कार्बन स्टील नहीं, वो है स्टेनलेस स्टील, जिसमें छुरी, चाकू, चम्मच वगैरह ये आ जाते हैं। कटलरी, कटलरी में आपके छुरी, चाकू, चम्मच वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं उनके अंदर भी स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। एक और स्टील की किस्म है जिसको टूल स्टील कहते हैं। टूल स्टील, ये टूल स्टील जो है किस में इस्तेमाल होता है? कटिंग एंड ड्रिलिंग इक्विपमेंट, कटिंग एंड ड्रिलिंग इक्विपमेंट। तो ऐसी चीज़ें जो कि आप ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या ऐसी चीज़ें जो आप कटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो स्टील लगा हुआ होता है वो स्टील कौन सा होता है? वो टूल स्टील जो है वो कहलाता है। चौथी टाइप जो है वो हमारे पास एलॉय स्टील है। एलॉय स्टील, ये आपके फ्राई पान्स, टोस्टर वगैरह जो बनते हैं वो एलॉय स्टील से बनते हैं। फ्राई पान या वो टोस्टर्स वगैरह जो होते हैं, टोस्टर एट्सेट्रा, ये सब किससे बनते हैं? एलॉय स्टील से बनते हैं। ठीक है भाई। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कॉपर, मेटलर्जी ऑफ कॉपर, बड़ी वीडियो होगी। ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।